हेलो फ्रेंड्स, इस मृणाल, वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल को स्वागत है। आज हम बात करने वाले RIY डिजिटल टोकन्स के बारे में, क्योंकि इसमें मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली ये जो टोकन्स है इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर नहीं करें, या फिर उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके अंदर की थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे, उसके विजन को भी समझेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, this video is only for the educational and information purpose. If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं RIY डिजिटल के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा गुजारिश है, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे रियल जेन्युइन रिव्यू होता है। इसमें कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअल में मेरे जितने सारे फैंस हैं, मैं चाहता हूं कि उनको क्रिप्टो रिलेटेड एक अच्छी नॉलेज शेयर करूं, जिसके साथ में आप अपना डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी नॉलेज मिल रहा है तो उस चीज को आप छोड़िए मत, उसको ग्रैब करना मत भूलिएगा। तो देखिए चलिए RIY डिजिटल कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, कौन नहीं चाहता है कि ट्रैवलिंग करने के लिए, ट्रैवलिंग करना सबको पसंद है, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं उसके साथ में हम न्यू प्लेसेस को विजिट करते हैं, नया चीज को एक्सप्लोर करते हैं, नया कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, नया नॉलेज गेन करते हैं, बहुत तरह का एंजॉयमेंट भी करते हैं। लेकिन ये सारे ट्रैवल्स के पीछे का जो एंजॉयमेंट है, जो भी हम खुशियां मनाते हैं, उसके पीछे जितने सारे हेक्टिक प्रॉब्लम है वो बहुत ही तकलीफ वाला चीज है। जैसे कि आपको बताऊं, जैसे आप कोई ट्रैवल्स करते हो फॉरेन जाने के लिए, तो पहले आप चेक करते हो कि कौन सी ऐसा रिसोर्सेस है, कौन सी ऐसा वेबसाइट है जहां पे कि हमको ट्रैवल्स टिकट सस्ते में मिल जाए। वो पहला सबसे बड़ा हेक्टिक चीज है। और साथ में हम चेक करते हैं कि फॉरेन में जाने के बाद में जो करेंसी कन्वर्सन का जो रेट होता है, कौन सा ऐसा फेवरेबल एक्सचेंज रेट है जहां पे कि हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर पाएंगे। और बाद में हम सोचते हैं कि कहाँ पे हम जो ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर होता है, मनी ट्रांसफर वगैरह होता है, वो कौन से ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पे कि हमको सस्ते में मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम लगेगा। उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। होटल बुकिंग जब करते हैं तो हम चूज करते हैं कहाँ पे सस्ता होटल मिले। ये सारे गाइड्स करने के लिए कोई नहीं, इसलिए कोई अगर फॉरेन का प्लान टूर करते हो, यानी टूर का प्लानिंग करते हो, तो आपको उसके पीछे 2-3 महीने तक उसको रिसर्च करना लगता है आपको, तब जाके आप कोई फॉरेन का ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास में बजटेड प्लानिंग है। ठीक है, तो इसके वजह से जो फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह होता है, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है, वो थोड़ा सा अभी बूमिंग के साथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं जो कि फॉरेन जाने के डरते, क्योंकि पैसा खर्चा बहुत होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए RIY डिजिटल जो मार्केट में लेके आया, उसकी खुद की प्लेटफॉर्म विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि RIY इज एन इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स built on blockchain technology focused on tourism and travel related issues। ठीक है, ये तो हो गया उसका फंडामेंटली क्या कहना चाहता है, उसका क्या प्लानिंग है। ठीक है, अगर हम उसको बेनिफिट्स को समझेंगे, ये चाहता है कि हम ऐसा एक टोकन्स बना के लेके आएंगे जो कि RIY टोकन है, ARB टोकन करके उसका टोकन है। ये टोकन का यूज क्या रहेगा ये हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये चाहता है कि बेनिफिट्स ऐसा देना चाहता है कि इसमें आपको प्राइवेसी मिलेगा। क्यों प्राइवेसी मिलेगा? जैसे देखो, कोई अगर आप ऑनलाइन पे जाके कोई भी टिकट्स वगैरह करते हो या फिर कोई होटल बुकिंग करते हो, तो अपना जो क्रेडिट कार्ड होता है या फिर डेबिट कार्ड होता है, उसका इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पे शेयर होता है, जिसकी वजह से कि आपकी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का हैकिंग होना या फिर मैनिपुलेशन होना चांसेस बहुत बढ़ता है। तो इसकी जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होता है वहां पे नहीं होता है। अगर क्रिप्टो का एक्सचेंज के तौर पे लेके आते हैं, क्रिप्टो को एज ए पेमेंट मेथड पे लेके आते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ चांसेस नहीं है कि अपनी प्राइवेसी को शेयर कर रहे हो। वहां पे अपने क्रिप्टो दे दीजिएगा आज फ्रॉम योर वॉलेट से, तो वहां पे कोई प्राइवेसी का इश्यूज नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स है यहाँ पे, और बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको लो कॉस्ट मिलेगा, आपकी ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम लगेगा, और रिडक्शन फीस, यहाँ पे जो फीस लगता है ये यहाँ पे रिडक्शन मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो करेंसी एक्सचेंज वगैरह में जो आपको कॉस्ट लगता है, ये
वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्रिप्टो का वैल्यू होता है वो हर जगह हर देश में सेम रह सकता है। तो क्रिप्टो को एज ए पेमेंट मेथड हर जगह पे इस्तेमाल करने के लिए ये एक तरह का ट्रैवल इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए सोच रहा है अराइवा, जो कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट दिखता है बाहर से सुनने के लिए। ठीक है, अब अच्छा अगर हम सोचें कि ARB टोकन का इस्तेमाल क्या रहेगा, देखिए इन्होंने एक तरह का ऐसा अराइवा क्लब करके उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया है, या फिर बनाने वाले हैं जो भी कह सकते हैं। वहां पे जो आप ट्रैवल्स करोगे, जो जहां पे आप ट्रैवल का अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा एज ए रिकमेंडेशन। अगर किसी को करते हो कि यहाँ पे जाओ, इस होटल में आप रुको, तो आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। आपका कुछ रिव्यू देते हो, जहाँ पे स्टार रिव्यू देते हो ना आप, तो वैसे अगर रिव्यू देते हो तो आपको कुछ टोकन्स मिलेगा एज ए रिवॉर्ड। लेकिन आज के जमाने में, आज के टाइम पे अगर कोई रिव्यू देते हो आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है। तो ये एक तरह का Web3 के तौर पे भी सोच सकते हो, क्योंकि एक तरह का बेनिफिट्स भी आपको भी मिल रहा है एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया अराइवा टोकन या फिर नेटवर्क के बारे में बातचीत। तो अभी के डेट पे ये कह रहे हैं कि हम BNB एंड USDT को एज ए पेमेंट मेथड के तौर पे यूज करेंगे। बाद में हो सकता है कि ARB टोकन को भी हम एज ए पेमेंट मेथड के तौर पे होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहां पे सोचने की बात ऐसा है, कोई भी अगर समझो इंडिया के अंदर अगर आप कोई करेंसी को यूज करते हो एज ए पेमेंट मेथड, जैसे कि आप इंडियन के अंदर इंडियन करेंसी को यूज करते हो, इंडियन रुपीज को, क्योंकि उसके वैल्यू इंडिया के अंदर फिक्स है, उसका वैल्यू इंडिया के अंदर ना गिरता है ना बढ़ता है। लेकिन अगर फॉरेन में जाओगे तो इंडियन करेंसी की वैल्यू वहां पे बहुत डाउन होता है, कभी नीचे भी जा सकता है। इसलिए फॉरेन में जब जाओगे तो इंडियन करेंसी को लोग यूज नहीं करते। फॉरेन के अंदर किसी भी करेंसी को उन्होंने एक तरह का फिक्स रखा है, जो कि डॉलर पे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ग्लोबली देखा जाए तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो इसीलिए वहां पे उसको यूज करते हैं। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी इतना फिक्स नहीं है, इतना स्टेबल नहीं है जिसको कि हम आज ए पेमेंट मेथड के तौर पे यूज कर पाए। इसलिए आज तक बिटकॉइन को भी एज ए लीगल टेंडर के तौर पे ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप गोल्ड को ही देख लो ना, गोल्ड का भी वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए उसको भी आज तक एक्सेप्ट नहीं कर। आप अगर देखो, कोई अगर आपके पास में कोई शेयर रखा है, आपने इक्विटी शेयर रखा है, तो उसको भी कोई भी एज ए पेमेंट मेथड के तौर पे यूज नहीं करता, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ता तो है लेकिन कभी डाउन भी जाता है। तो उसी के कारण क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड यूज करना बहुत ही तकलीफदायक है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक ऐसी प्रोजेक्ट है, इसको अगर हम कहें ये एक तरह का लेजिटमेट प्रोजेक्ट बन सकता है, बट इट्स ए इमैच्योर प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ। अभी भी ये मैच्योर नहीं है। तो अगर आप चाहते हो इस कॉइन में अभी टोकन में इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपका पैसा स्टक हो सकता है, टाइम लग सकता है बढ़ने के लिए। पॉसिबिलिटीज है कि बहुत ज्यादा डंप भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये कुछ न्यूज के चक्कर में ये पंप बहुत ज्यादा हो जाएगा, बाद में इतना डंप होगा आपकी नामो निशान भी मिट जाएगा उस टोकन्स की। तो ये एक ऐसा वोलेटिलिटी प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट करने की थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। अगर हम आपको मैं बताऊं यहाँ पे उनका प्रोडक्ट क्या क्या है दिखाऊं, यहाँ पे उनका 4 तरह का प्रोडक्ट है। एक तो अराइवा वर्ल्ड है, अराइवा फाइनेंस है, अराइवा मेटावर्स है, अराइवा क्लब, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। एक तरह का सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप इंटरकनेक्ट हो सकते हो दूसरे ट्रैवलर्स या फिर टूरिस्ट के साथ में, जहाँ पे कि आपका इंफॉर्मेशन या फिर रिकमेंडेशन को आप शेयर कर सकते हो एंड यू गेट सम रिवॉर्ड्स एज ARB टोकन। और अगर देखेंगे अराइवा वर्ल्ड मतलब ऐसा होता है जहाँ पे कि आप फ्लाइट्स बुकिंग कर सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो in the payment method of BNB and USDT and sometimes in the future ARB tokens। अराइवा फाइनेंस के बारे में अगर बात करेंगे, ये एक तरह का मर्चेंट के लिए है जो कि चाहते हैं टूरिस्ट सर्विस देने के लिए। यानी कोई अगर होटल चाहता है कि मैं अपनी सर्विसेज को अराइवा प्लेटफॉर्म के थ्रू दूं, तो उस होटल को अराइवा फाइनेंस के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। या फिर कोई अगर सर्विसेज है, जो कोई फ्लाइट सर्विसेज वगैरह है, वो अगर चाहते हैं तो अराइवा फाइनेंस के थ्रू वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं ना, अराइवा फाइनेंस एक तरह का ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, वो भी ऐसा भी नहीं ना कि उसी प्लेटफॉर्म बस क्रिप्टो ही ले लेगा। वो प्लेटफॉर्म चाहे तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड भी ले सकता है। तो एक तरह का कंपटीशन है वहां पे। ठीक है, अगर अराइवा मेटावर्स के बारे में बात करूं, ये एक तरह का अच्छी चीज मुझे देखने को मिलता है। देखिए, जैसे कि कोई चाहता है कि मैं जाऊं बाहर घूम के आऊं, लेकिन उसका एज बहुत ज्यादा है, उसके पास में टाइम नहीं है,
उसके पास में पैसा भी थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं फॉरेन जाके आऊँ, थोड़ा सा घूम के आऊँ, लेकिन उनके पास में टाइम की बहुत कम हो सकता है कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो बाहर जाके घूम के आ पाएंगे। तो उसकी वजह से एक तरह का मेटावर्स प्लेटफॉर्म बना के रखा है फॉर द टूरिस्ट, ठीक है ना। तो टूरिज्म के लिए एक मेटावर्स है जहाँ पे कि आपको रियल लाइफ के हिसाब से एक तरह का कम टाइम में आप घर पे बैठे हुए भी उस मेटावर्स के अंदर आप अपने टूरिस्ट का भी मजा ले सकते हो, टूरिज्म का, ट्रैवल्स का मजा ले सकते हो। और ऐसे भी कर रहे हैं कि जो बिजनेस पर्सन को भी वो टारगेट कर रहे हैं अराइवल डिजिटल, वो चाहते हैं कि जैसे कि आपको पता है बिल बोर्ड में जो अपनी कंपनी का कोई अगर एडवर्टाइजमेंट करना हो तो आप चाहते हो तो मेटावर्स के अंदर के जो बिल बोर्ड है वहां पे आप चाहो तो अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो। तो इसको करने के लिए चाहिए अराइवल डिजिटल के अंदर बहुत ज्यादा यूजर्स हो। जब ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे तभी ना उसके एडवर्टाइज का काम आएगा, ठीक है ना। जब मेला लगता है, मेले में आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा दिखता है क्योंकि मेले में टूरिस्ट है, मेले में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो जहां पे ज्यादा ट्रैफिक रहेगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट का यूजर्स बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे सोच रहे हैं अरे मेटावर्स के अंदर, तो वहां पे यूजर ज्यादा होना चाहिए। अभी तक यूजर ज्यादा नहीं है, तो इसको बढ़ने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। अरेबिक क्लॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी चलते एक चीज बताता हूँ। ये जो आइडिया है ना, ये जो मेटावर्स अरेबिक डिजिटल का जो आइडिया है फॉर द टूरिस्ट एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म के तौर पे, दिस आइडिया लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग इन फर्स्ट ग्लांस। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ट्रैवल टूरिस्ट का अगर चेक करेंगे ये एक तरह का मैसिव अपॉर्चुनिटीज है। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसफर को अभी चेक करेंगे, ये भी बहुत इनकन्वीनियंट है आज के डेट पे। तो ये एक अच्छी, सुन के अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन बहुत ऐसा भी क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइडर कंपनीज वगैरह हैं जो कि टूरिस्ट एंड ट्रैवल के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो कि तरह तरह का बेनिफिट्स देते हैं, जहां पे कि आपको ट्रांजैक्शन फीस भी नेग्लिजिबल होता है या फिर जीरो होता है कभी कभार। तो उस जगह पे ये कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। और एक बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी का गवर्नेंस नहीं है, यानी एक तरह का सेंट्रलाइज्ड कंपनी कह सकते हो आप अराइवल डिजिटल को, ना कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट के तौर पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ उनका जो ओनरशिप है उन्होंने अभी तक किसी को बताया नहीं, कौन ओनर है, किसके पीछे का डेवलपर कौन है, किसी को पता नहीं। देखिए प्रोजेक्ट देख के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसकी जो टोटल सप्लाई है ये है मैक्सिमम सप्लाई के तौर पे 100 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई है। अभी के डेट पे 73% ऑलरेडी सर्कुलेशन सप्लाई पे है। बाद में हो सकता है 25% सर्कुलेशन सप्लाई आ जाए मार्केट में एज ए इन्फ्लेशन के तौर पे। तो प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा लगे, लेकिन क्या हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो चलते थोड़ा सा बात करते हैं इसका। मैं चलता हूँ टोकनिस्ट तो हमने देख लिया, उसकी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। इसका अगर होल्डर्स को चेक करेंगे तो 15% ऑलरेडी डिप्लॉयर के पास पड़ा हुआ है। और ये जो डिप्लॉयर है ये डिप्लॉयर ट्रांसफर कहाँ पे कर रहा है, अगर चेक करेंगे ये डिप्लॉयर क्या कर रहा है ना, ऐसा यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, ये एक एक ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफर एक एक कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर रहा है। चलो चल जाते हैं इसके पास में कितना पड़ा हुआ है। देखिए जो भी बैलेंस आता है तो ये दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, यानी ये ही चलता रहा, सिलसिला चलता रहता है कि ये होल्डर्स बढ़ाने के लिए टोकन्स को तरह तरह के वॉलेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे आपका अभी जो होल्डर्स अभी चेक कर पा रहे होंगे, ये जो इतना होल्डर्स है ना, ये बहुत मैक्सिमम होल्डर्स फेक होल्डर्स है, उन्हीं का ही होल्डर्स है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये होल्डर्स की बात छोड़ दीजिए, आप डिप्लॉयर्स के पास में अभी 50% पड़ा हुआ है। अभी चलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पे देख चलते हैं। चलो कॉन्ट्रास्ट पे चलने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पे उनका जो, एक मिनट, उनका लिक्विडिटी क्या प्रोवाइड किया उन्होंने। अभी अगर हम उसका चलते हैं लिक्विडिटी कहाँ पे चेक करेंगे, पैनकेक स्वैप पे उनका लिक्विडिटी दिया गया है। तो पैनकेक स्वैप पे अगर हम लिक्विडिटी को चेक करें, लिक्विडिटी कितना है, एक मिनट, आप भी चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। देखिए लिक्विडिटी अभी देखा जाए तो यहाँ पे होल्डर्स पे चलिए 93% लिक्विडिटी है, लेकिन हाँ ये लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ठीक है। 93% लिक्विडिटी जो दिया गया है ये लॉक नहीं है, ये बस लिक्विडिटी प्रोवाइड किया गया है। तो लॉक हो भी नहीं सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये करीब 1 साल हो चुका है उस प्रोजेक्ट को, लेकिन लिक्विडिटी में लॉक नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो।
अभी चलते हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं कि एक्चुअल में उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हम चेक करेंगे, उसका हम चेक करते हैं मिंट, कुछ मेन फंक्शन है कि नहीं। चलो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहेगा। चलते थोड़ा सा बैक चलता हूँ मैं, यहाँ पे चलो थोड़ा सा आपको जानकारी का दिखा दो। मैं करता हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलने के बाद में वहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, एक मेन फंक्शन तो है, लेकिन एक चीज दिखा दो यहाँ पे क्या है। देखो कोई भी जो अगर काउंटर्स पे चेक करते हो, वहां पे अगर मेन फंक्शन है, इसका मतलब ऐसा कुछ बुरी बात नहीं कि मेन फंक्शन क्यों रखा। मेंटिंग फंक्शन होता है इसीलिए है, कोई भी टोकन अगर मिंट नहीं होगा तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, सप्लाई कैसे होगा। ये जो यहाँ पे आप सप्लाई देख रहे हो, ये सप्लाई कैसा आया, ये पहले तो मिंटिंग करना पड़ेगा ना, तो टोकन्स मिंट होगा तभी ना सप्लाई बढ़ेगा। तो सप्लाई को क्रिएट करने के लिए मिंट होना जरूरी है। लेकिन एक चीज बात रखिए याद, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो मैंने ऑलरेडी बहुत तरह का स्कैम टोकन्स या फिर स्कैम का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आपको अंदर जाके मैंने चेक करके बताया हूं। अगर नहीं देखा तो प्लीज मेरा वीडियोस, पहला जो वीडियोस वगैरह है थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक देखिए कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है और जो कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है, यहाँ पे जो कोडिंग होता है, ये कोडिंग का कंस्ट्रक्टर के अंदर रहना का मतलब होता है दिस कैन एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम, ओनली वंस, यानी ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बाद में उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोडिंग रहेगा ये एक ही बार ही एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने टोटल सप्लाई उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, जो भी कर लिया है। बाद में एक चीज दिखाता हूं आपको, यहाँ पे बर्निंग फंक्शन उन्होंने डाल के रखा है, जो कि आप चाहो तो कभी भी बर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक मिंटिंग फंक्शन भी दे के रखा है, जो कि टोटल सप्लाई, देखो टोटल सप्लाई ऐड अमाउंट एंड बैलेंस को भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कौन कर पाएगा, ओनली ओनर, यानी ओनर अगर चाहे कभी भी अपनी टोटल सप्लाई को बढ़ा सकता है। ये एक सबसे बड़ी पेचीदा मामला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी मिंटिंग फंक्शन होना जरूरी है, बहुत ही बढ़िया चीज होना जरूरी है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे कैसा उन्होंने किया है कि ओनर अगर चाहे तो टोटल सप्लाई को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये सबसे बहुत ही खतरनाक चीज बन सकता है। और देखिए सबसे बहुत चीज बड़ा ब्लैकलिस्ट, यहाँ पे चाहो तो टोकन्स यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कोई एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस है, यहाँ पे ये ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए सबसे बहुत बेकार चीज। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे पॉसिबल टोकन्स है कि नहीं, पॉसिबल रिटर्न अगर चेक करूं, इवेंट पॉज नहीं, मॉडिफायर फंक्शन पॉज, ऑन पॉज, नॉन, नहीं मुझे यहाँ पे पॉज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर सकते हो। और मिंटिंग फंक्शन को भी उन्होंने एडिशन करके रखा है। तो प्लीज भाई इस प्रोजेक्ट पे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कदापि नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी भाई, मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको सजेशन करूंगा कि इन्वेस्टमेंट आप इस पे करो। ये प्रोजेक्ट दिखता अच्छा है लेकिन अंदर का मामला बहुत ही गड़बड़ है भाई। दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, उन्होंने अभी तक देखा जाए तो उन्होंने ऑलरेडी अराइव वर्ल्ड करके उनका एक एंड्रॉइड ऐप या फिर iOS ऐप ऑलरेडी बना दिया है। लेकिन ये एप्लीकेशन बनने से ऐसा नहीं है कि मेरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो है ये इसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने के लिए फंक्शनलिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम होना जरूरी है। और आप अगर मिंटिंग फंक्शन डाल के रखोगे, ब्लैकलिस्ट करके रखोगे, तो बहुत तरह का पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है एज इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।